नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात करेंगे भारत की सियासत की। 2019 में लोकसभा चुनाव है और उसकी बिसात जो है वो अभी से बिछना शुरू हो गई है। कांग्रेस 8 साल बाद अपना 84वां अधिवेशन करती है और नए बने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में अब नई रणनीति के साथ जनता के सामने जाने की उनकी कवायद है और नई लोगों को जोड़ते हुए, युवाओं को जोड़ते हुए और सबसे बड़ी बात, सीनियर लीडर्स जो हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनका अनुभवों का साथ लेते हुए आगे बढ़ने की बात कही जा रही। मोदी सरकार को घेरा गया है और किस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करने वाली मोदी सरकार को उनकी योजनाओं के तहत घेरा जाए, इन सब की रणनीति बनेगी और आने वाले 4 राज्यों के जो चुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कांग्रेस किस तरीके से इन चुनाव को देख रही है, इसका भी खाका जो है वो दिल्ली के इस महाधिवेशन में बना है। तो उधर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार चुनाव जो है वो जीतती आ रही है। विधानसभा के चुनाव में लगातार परचम फहरा रही है। उपचुनाव में जरूर कहीं कहीं कुछ लेकुनाज रह गए, इस वजह से हाथों से सीटें चली गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी चुनौती बीजेपी के साथ अपने कुनबे को बचाए रखना। जी हां, एनडीए के अंदर जिस तरीके से रार की स्थिति है, दल जो है अब छिटक रहे हैं, तो इन सबको रोकना भी एक बड़ी चुनौती होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना एनडीए क्या मोदी और शाह बचा पाएंगे? किस तरीके से 2019 की रणनीति को लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले क्या आगे किस तरीके से चल पाएंगे? ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन इन सबकी अग्नि परीक्षा अगर होगी तो 4 राज्यों के चुनाव में, 4 राज्यों के होने वाले चुनाव में 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की। अब देखना यह होगा किस तरीके से, किस रणनीति पर दोनों पार्टियां जो हैं वो चलेंगी और क्या राहुल गांधी युवाओं की आवाज बन पाएंगे? क्या 2019 के लिए मोदी को एक बड़ी चुनौती दे पाएंगे? आज इसी को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के हालिया हुए 84वें अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि 2019 को वो एक बड़े संग्राम की तरफ देख रहे हैं और इसके लिए उनकी पार्टी के आला नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला अधिवेशन रहा जिसमें राहुल गांधी ने बड़े आक्रामक अंदाज में बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल और सोनिया ने अपने संबोधनों में इस बात के साफ संकेत दिए कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और इसके लिए रणनीति बदलने की जरूरत है। और एक ही संगठन है, इस पूरे देश में एक ही संगठन है, मैं बता रहा हूं आपको, ये हाथ वाला संगठन, ये हिंदुस्तान की शक्ति का संगठन, जो युवाओं को इस देश में रोजगार दे सकता है। और कोई संगठन है ही नहीं। मगर उस काम को पूरा करने के लिए इस संगठन को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस ने जरूर इस अधिवेशन में हुंकार भरी, लेकिन चुनौतियां भी कांग्रेस के सामने कम नहीं हैं और 2019 के महासंग्राम से पहले कई चुनौतियों पर भी फतेह करनी होगी। कांग्रेस के सामने इस साल कई राज्यों के चुनाव है। कर्नाटक में सरकार बचाने की चुनौती है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी का दुर्ग ढहाने की। वहीं राहुल के आने के बाद पार्टी के भीतर नई और पुरानी पीढ़ियों के टकराव की बात भी उठती रही है। लेकिन अधिवेशन में राहुल ने इस चुनौती पर यह साफ किया कि बुजुर्ग नेताओं के अनुभव का लाभ लेना होगा और उन्हें जो भरोसा उन्होंने मोदी जी पे किया वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया, खत्म हो गया है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे किसान। देश का युवा पूछ रहा है
कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। दरअसल ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए मिशन 2019 की शुरुआत भी होगी। पार्टी के सामने अपने प्रदर्शन को सुधारने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दलों को साथ लेने की चुनौती होगी। 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त मोर्चों के लिए प्रयासों को मजबूती देने के लिए भी कांग्रेस पूरे प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय टीवी न्यूज। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने जो बात कही है युवाओं के लिए कही है। देश में जो घृणा की राजनीति हो रही है, भय की हो रही है, हिंसा की हो रही है, उसके खिलाफ आह्वान किया है कि सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, हिंसा नहीं हो, संवेदनशीलता हो। ये संदेश पूरे देश को दिया। तो खाका कुल मिला के खींच दिया गया है और कांग्रेस अब उस लाइन पर चलेगी और जो निराशा लगातार चुनाव हारने की वजह से कार्यकर्ताओं में आई है उससे उबरने की बात, एक आक्रामक रूप जो है वो राहुल गांधी का इस में देखने को मिला है, महाधिवेशन के दौरान देखने को मिला है। अब बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या राहुल गांधी ये चुनौती बन पाएंगे 2019 में, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी युवाओं की आवाज वो बन पाएंगे। जिस तरीके से 3 बड़े मुद्दे उन्होंने लिए हैं, रोजगार, किसान और महिला सुरक्षा, ये 3 मुद्दों के ऊपर वो सरकार को विफल मान रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता में फिर से अलख जगाने की वो बात कर रहे हैं और नई रणनीति के साथ, एक नए खाके के साथ वो अब चुनाव में उतरेंगे और जो परीक्षा होगी वो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में होगी। किस तरीके से होगा, क्या हिंदू कार्ड खेला जाएगा, ये बड़े सवाल है। इन सबको आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। तारुफ करा देता हूं, डॉक्टर दीपक भाकर साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस से और श्याम शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरिराज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में पहली बार 8 साल बाद 2010 में महाधिवेशन हुआ, 83वां और 84वां अधिवेशन होते होते 8 साल निकल जाते हैं और अब उनके हाथ में कमान और एक नए अंदाज में, एक आक्रामक स्वरूप में राहुल गांधी देखने को मिले हैं और जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और उन मुद्दों को किस तरीके से जनता के सामने रखा जाए, उसमें अनुभव बुजुर्गों का लिया जाएगा और युवाओं की टीम के साथ अगले चुनाव में देखा जाएगा। मोदी सरकार की जो विफलता है उसको गिनाने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है, अब कांग्रेस को भी हिंदू कार्ड खेलना पड़ेगा? क्या लगता है युवाओं की आवाज राहुल गांधी बन पाएंगे? और क्या यह भी लगता है आपको कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती होंगे राहुल गांधी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो 3 दिन का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में देश ही नहीं, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया पार्टी में बदलाव का, आज देश भी बदलाव चाहता है। देश का नौजवान जो है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो 2014 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने नौजवान से वादा किया था कि 3 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा, किसान को आय का दुगना मूल्य मिलेगा। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि 16,000 से ज्यादा किसान प्रतिवर्ष आत्महत्याएं कर रहे हैं। आजादी के बाद इतना बड़ा आंकड़ा किसानों की आत्महत्या का कभी नहीं रहा। देश के अंदर जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो इसलिए क्या है, और 2014 के चुनाव में जो मोदी जी ने जो वायदे जनता से किए थे, जो जुमले जनता को दिए थे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी में काला धन पड़ा हुआ है, वो काला धन लेके आएंगे, वो सब जुमले जो थे ना, वो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और निश्चित रूप से देश जो है अब बदलाव चाहता है और उस बदलाव की श्रेणी में राहुल गांधी जी ने जो पहले अपना अध्यक्षीय भाषण दिया और परिवर्तन की जो बात की, वो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि 2019 का जो चुनाव होगा वो महासंग्राम होगा। और आप देखिए, निश्चित रूप से 2014 के बाद पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, हर प्रांत के अंदर लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हारा है। 2014 के चुनाव में जो 3.5, 4 लाख वोटों से जो जीतने वाली सीटें थी,
उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने हार का पराजय स्वाद चखा है। यह सब इस बात को इंगित करता है कि देश के अंदर परिवर्तन होगा 2019 में, और निश्चित रूप से 2014 के जो वायदे थे, कांग्रेस उन वायदों को जनता के सामने रखेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज देश जवाब चाहता है कि 2014 के चुनाव में आपने जो वादे किए थे, आपने जो जनता को नारे दिए थे, आपने जो सपने दिखाए थे, वो उन सपनों का जनता जवाब चाहती है, भारत जवाब चाहता है, देश जवाब चाहता है सरकार से। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 400 से ज्यादा बार सीज फायर पाकिस्तान ने किया है। देश में सैकड़ों सैनिक शहीद हो रहे हैं और सरकार सो रही है। देश के नौजवान की मां रो रही है, उसका बेटा शहीद हो रहा है और सरकार सो रही है। जो ये कहते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, आज मौन है। वो मनमोहन सिंह जी को जो मौनी बाबा कहते थे, आज सरकार का ना कहीं किसी प्रकार का जो जवाब नहीं आता है। देश का हर नागरिक आज इस सरकार से दुखी है। बिल्कुल। चलिए जवाब लेते हैं। दीपक भाकर साहब हमारे साथ हैं। भाकर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आरोप लगाए हैं गिरिराज जी ने, कई तरीके की स्थितियां हैं, काले धन की उन्होंने बात करी, 15-15 लाख रुपए लोगों के बैंक के खातों में आएंगे, वो नहीं आए। काले धन को लेकर क्या कुछ हुआ, ये कुछ स्थितियां साफ नहीं हुई। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के आंकड़े जो आए वो उलट आते हुए नजर आए। जो रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट पेश करी उसके अंदर साफ तौर पर आया कि जितने रुपया रुका गया वो सारा का सारा वापस से आ गया, तो आखिर काला धन गया कहां। बात जीएसटी को लेकर भी सामने है। लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को उठाया जाता है कि उसकी वजह से पूरा व्यापार जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ठप हो गई। बात उन्होंने सीमाओं की भी करी कि सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। ये वही मोदी जी हैं जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कहते थे कि मैं पाकिस्तान को प्रेम पत्र नहीं लिख सकता। हमारे जवान लगातार सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं और स्थिति यह है कि वही मोदी जी जो कहते थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, स्थिति उनकी अभी भी कुछ क्लियर नहीं है और हमारे जो जवान है लगातार शहीद होते जा रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की भी बात करी क्योंकि बड़ी अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से यह अधिवेशन हम देखें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा तो एक हिंदू कार्ड खेलने की भी बात सामने आ रही है। और गुजरात में हमने वो देखा भी है, मंदिरों में वो गए, कई शिवालयों में उन्होंने पूजा अर्चना करी, अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं हिंदू भी हूं, जनेऊधारी हिंदू हूं। इस बात को लेकर भी आपकी तरफ से कई बार आरोप प्रत्यारोप हुआ। राजनीतिक दलों में भी एक नई तरीके की सियासत इसमें देखने को मिली। तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार अपने जो काम करने की बातें कर रही थी, जो जिन विकास के मुद्दों को लेकर चल रही थी, जिस एजेंडे को लेकर मोदी सरकार आई थी, क्या उसमें वाकई वो सफल हुई है? अगर सफल हुई है तो कैसे, वो जरा आप हमें बताएं। और दूसरा, क्या अब आपका जो हिंदू कार्ड का जो एक मामला था, एक मुद्दा था, जिस हिंदू कार्ड को लेकर, एक हिंदुत्व को लेकर आप लोग चला करते थे, क्या अब वो भी अब आपसे छीनने की बात सामने आ रही है? राहुल गांधी जी जो हैं अब वो हिंदुत्व की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हालिया ही जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं, जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उनके साथ हैं। तो ये क्या कुछ संकेत हैं, कुछ थोड़ा उसको हम जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, राहुल जी का स्वागत है अगर वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। इतने सालों बाद ही सही, कम से कम उन्होंने इस बात को तो माना, श्री राम जी को काल्पनिक कैरेक्टर बताने वाले अगर मंदिर में जाते हैं और टेंपल रन करते हैं तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्र की एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी का व्यक्ति कम से कम अब इस उम्र के इस मोड़ पे आके कम से कम मंदिर को जाने लगा और देवी देवताओं को मानने लगा और जनेऊ धारण करने लगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम तो बहुत पहले से कह देते हैं कि हम चाहते हैं हाईजैक हो रहा है आपका मुद्दा, हिंदुवादी विचारधारा को अपनाने लगे। मुद्दा हाईजैक नहीं हो रहा, हम तो उनको अपने साथ लेने वाले स्थिति में आ गए। देखिए, आप आने वाले समय में देखिए, जो व्यक्ति हिंदू श्री राम को कार्तिक बताता था, आज कौरव पांडव की बात करता है, जबकि ये बात तो जनता बताएगी कि कौन कौरव है कौन पांडव है। श्री राम सेतु की जब बात आती तो कहते थे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो व्यक्ति आज तक जो इन बातों में विचारधारा को मानते नहीं थे, आज अगर वो इस तरफ लौट रहे तो उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। हाँ, ये तो जनता, इस देश की जनता देखिए बहुत जागरूक है। लोकतंत्र इस देश का बहुत मजबूत है। आज हम सबसे बड़े लोकतंत्र है इस विश्व के अंदर। तो इस जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता। वो सब समझती है कौन छद्म है कौन सही है।
कौन है जो आडंबर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को जनौत दिखाने की जरूरत पड़े और बाद में जाकर के टोपी पहनने की आवश्यकता पड़े, तो जनता समझ जाती है कि कौन व्यक्ति है जो नाटक कर रहा है। तो सही मामले में, इस देश के मामले में जो हमारा सेक्युलर वाले की बात है, तो स्यूडो सेक्युलर क्या चीज है, छद्म अगर धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस बात को जनता समझती है और आने वाले चुनाव में उस बात का इनको जवाब भी देने वाली है। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, अब वो बात कर रहे हैं कि मैं 2 पुजारी से मिला, एक कांग्रेसी। अब देखिए, अब आप पुजारियों में भी अगर कांग्रेस और भाजपा की बात करेंगे तो ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की है इस अधिवेशन के अंदर अपने आप को ये स्थापित करने की, हाँ मेरी स्वीकार्यता बढ़े। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस जगह बात किए करते हैं तानाशाही की, ये बातें करते हैं वंशवाद की, ये बात करते हैं परिवारवाद की। पर दुर्भाग्य की बात है कि इतने सैकड़ों साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को भी आज भी गांधी नाम का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ रही है। और ये बात कंफ्यूज करना चाहते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ, आजादी के साथ साथ विभाजन हुआ, जिसके लिए कांग्रेस को अपने आप को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आज भी वो उसी पुरानी ढर्रे पे चलने की बात करते हैं और गांधी नाम का उपयोग करते हैं कि महात्मा गांधी के साथ अपने आप को जोड़ने की बात करते हैं। वो आरोप लगाता है अमित शाह जी पर वो खुद ये नहीं जानते कि नेशनल हेराल्ड केस के अंदर वो खुद आज जमानत पे हैं और उनके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का केस चल रहा है। तो इस बात से वो लोगों को बरगलाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। जहां तक हमारी बात है, देखिए किसानों की आय को दुगना किया जा रहा है, उनको लागत में जो भी उनका है उसका दुगना उसका दिया जा रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की लगभग सभी मांगे मान ली गई है। रोजगार के सृजन किए गए, 1 करोड़ से ज्यादा हमने रोजगार के अवसर उनको प्रदान किया। हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, किसान का क्या हुआ? किसान का क्या हुआ? मुंबई फांद दी जाती है किसानों के द्वारा। देखिए किसानों की आत्महत्या, अब आंकड़े देखिए, उठा के देखिए, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में हमारे अभी जो हुई है 4 साल के मुकाबले कम से कम चौगुनी थी। किसानों की आय के बारे में हमने सोचा गया, ई मंडियों का बात की गई है, उनको 41% बढ़ गई साहब की ध्यान दिया गया। 41% जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े जो है, पहले 100 किसान आत्महत्या करते थे, अब 141 करने लगे हैं साहब। 41% बढ़ गई है मोदी सरकार में किसानों की आत्महत्याओं के केसेस। नहीं, देखिए ये सिर्फ अब अगर आप उन आंकड़ों की बात करें तो आप किसानों के लिए किए गए हमारे कार्यों के भी तो आंकड़ों की बात करें आप। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, इनके समय में जो इनके 10 साल का यूपीए के शासनकाल तक का था, चूंकि उस समय की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी, आज यह हालत हो गई कि किसान अपनी खेती नहीं करना चाहता। 40% से ज्यादा आजादी के बाद से किसान ने वैकल्पिक नौकरियों में जाने की कोशिश कर दी है। कोई किसान का व्यक्ति नहीं चाहता था पिछले 10 साल की स्थिति के बाद कि मेरा बच्चा आगे आगे किसान करे। देखिए, जब अन्नदाता रात को भूखा सो रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि आने वाले समय में किसानों के लिए भी ये लगे कि नहीं, खेती भी एक लाभ का सौदा है, कि खेती कोई घाटे का सौदा ना रहे। इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की और हम बहुत हद तक सफल रहे। उसके अंदर सभी चीजें आती थी। अब उनको स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से उन्नत किस्म के बीज दिए गए, नीम कोटेड यूरिया दी गई है, उनको सोलर पावर पंप दिए गए, उनको ई मंडी से कनेक्ट किया गया, उनको लागत का पूरा मूल्य दिया गया। उनकी कोशिश की गई है कि उनको जरूरत की चीजें उनकी उसके पास में मिले। और जो व्यक्ति आज तक बहुत बुरी स्थिति में था, फिर क्यों किसानों को हल छोड़कर और तख्तियां पकड़नी पड़ती है, विरोध के नारे उन तख्तियों पर लिखने पड़ते हैं? क्यों ऐसी स्थिति? क्या कांग्रेस वाले या आपके विपक्ष की दल के जो है वो उनको बदला रहे हैं? स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि उनको उस स्थिति से निकालने में हमारा बहुत समय लग गया। पर आप देखिए, आज भी आंकड़ों की बात करेंगे तो उस जमाने में जो 10 साल के यूपीए शासनकाल में जो किसानों की जो मौत का आंकड़ा था, उसके बनिस्बत आज की तारीख में हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया और किसानों की स्थिति को बहुत ज्यादा हद तक सफल बनाया। और आने वाले आप देखेंगे 2019 की बात करें या 2023 की बात करें, किसानों को हम ये बताएंगे कि किसान के लिए कि खेती भी एक लाभकारी सौदा है और वो इस धंधे को ना छोड़े और इसी को कंटिन्यू करें। देखिए, अगर इस देश में अन्न पैदा नहीं होगा तो वो सबके लिए तकलीफ की बात है। आप इन्फ्लेशन की बात करें, जो अगर नोटबंदी और जीएसटी की जैसे आपने बात उठाई है, जो हम बहुत ज्यादा मान के चल रहे थे 5.5 लाख 2.5 के ऊपर है। इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई आज की तारीख में एकदम निचले स्तर के ऊपर है। आज जीडीपी की जो बात करते थे बार बार, जो इनके समय में हमने स्थिति बहुत 4 के आसपास आ गई थी, आज उससे हम एक बार फिर से 7.2 7.5 तक ले गए। आने वाले अगले साल के अंदर उसे 8 के ऊपर ले जाने की हमारी कोशिश है। एडीबी से लेके वर्ल्ड बैंक एजेंसी ने, मूडीज ने,
सबने इस बात को सराहा कि भारत सरकार इस मामले में बहुत हद तक सफल है कि आम जनता का जीवन स्तर और जीवन यापन उन्होंने एक बहुत अच्छा किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की गई है। पाकर साहब, बिल्कुल आपकी सारी बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जब हम खुद जाते हैं, खुद पेट्रोल भराते हैं तो हमको पता लगता है कि 70 रुपए से ऊपर हमें देना पड़ रहा है। दालें जो है वो 80 से 100 रुपए के ऊपर हो गई है। सब्जियों की बात करें तो वो आम इंसान के हाथ में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आंकड़े और उनमें महंगाई जो है कम हो गई है, सब्जी मौसमी चीज होती है। दाल आप देखिए, चने की दाल आप बताइए 150 रुपए थी, तुअर की दाल, अरहर की दाल 180 थी, आज कहां पे 70, 75 और 71 के आसपास है। किसानों को भी तो उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, पर आप देखिए आम जनता के से दाल और रोटी जो दूर हो गई थी 10 साल के अंदर, उसको फिर एक बार फिर दाल रोटी एक आम आदमी जनता के हिसाब में आ गई है। उनकी दैनिक दिनचर्या के अंदर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कह दे कि आज की तारीख में दाल रोटी उसको मैसर नहीं है, तो मैं मानता हूं, चलिए तो मानते हैं हम कि अब उनको मैसर होने लगी है। गिरिराज साहब से हम जरूर इसके बारे में जरा प्रश्न पूछेंगे कि क्या वाकई इस तरीके की स्थितियां बन गई, फिर आप लोग क्यों महंगाई 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 आप लगातार इस बात को लेकर हुड़दंग मचाते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चलिए श्याम जी के पास पहले जाऊंगा मैं। श्याम जी, क्या लगता है राहुल गांधी का जो चेहरा इस 84वें महाधिवेशन में देखने को मिला और जिस तरीके से जिस रोड मैप के तहत वो आगे चुनाव में जाना चाहते हैं, 4 राज्यों के पहले चुनाव है, कर्नाटक जहां पर कांग्रेस खुद है और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व में एमपी की सरकार देख लें, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व में राजस्थान की सरकार देख लें और छत्तीसगढ़ में रमन सरकार है। क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी यहां पर है, क्या यह चुनौती होगी और क्या राहुल गांधी की परीक्षा इन 4 चुनावों में माने या 2019 में ही माने कि उनकी परीक्षा होगी? और क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने होंगे, मोदी के लिए होंगे? देखिए दुर्गेश जी, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन पहले जयपुर में हुआ था और जयपुर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था जी। उसके बाद ये आज मौका ये हुआ है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पहली बार, और पहली बार उन्होंने अपना विजन प्रस्तुत किया कि हम 40 साल से कम उम्र वालों को तरजीह देंगे। मतलब युवा हमारा टारगेट होगा, युवा ही हमारे संगठन में लोग आएंगे, युवाओं को आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि सत्ता भी उनके नेतृत्व में जाए। तो जो सेकंड लाइन वाली स्थिति पैदा करने वाली स्थिति राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कही है, उसमें बुजुर्गों को थोड़ा बुरा लगा जरूर, लेकिन उन्होंने साफ साफ तौर पे जब जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे वो उन्होंने मोदी को टारगेट पे रखा अपने। उन्होंने मोदी की हर बात को कहने की कोशिश की कि वो जो चीज कहते हैं वो कर नहीं पाए। युवाओं को जो कह रहे थे कि हम रोजगार देकर के उनको कामयाब बना देंगे, वो भी विफल रहे। और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए जिसका जवाब सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के कई मंत्रियों ने दिया। इससे पहले राहुल गांधी को सत्ताधारी पार्टी मानती नहीं थी, वो मानती थी कि क्योंकि वो तो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष होने के नाते उनका वजूद नहीं है। अब उनका वजूद पैदा होने के बाद पहली बार कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के बाद उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही, क्योंकि सबसे पहले तो कर्नाटक के चुनाव हाल ही में होने वाले हैं कुछ दिन बाद, उसके बाद वो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए होगी कि वहां सत्ता कांग्रेस की है। उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस बहुत आशा अनुकूल करके बैठी है कि हम सत्ता ला सकते हैं। उसका कारण है कि कांग्रेस संगठन 2 जगह तो मजबूत है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मजबूत संगठन नहीं है। लेकिन यहां भी जिस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया, पहली बार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम ज्योतिराव और राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में बहुत कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन सचिन पायलट के साथ साथ उन्होंने अशोक गहलोत का, सीपी जोशी का नाम और भंवर जितेंद्र का नाम नहीं लिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश की जो नेता है कमलनाथ का नाम लेते हैं और कहते हैं कि करण सिंह भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह की बातें करने से ही निश्चित रूप से बहुत सारी दिशा और संदेश जिस प्रकार का कांग्रेस अधिवेशन ने पहली बार दिया, उससे लग रहा है कि वो ज्योतिराव को मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। राजस्थान में अब सचिन पायलट को स्पष्ट रूप से तो नहीं कह पा रहे हैं कि सचिन पायलट हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने ये तो दिशा तय कर दी कि आने वाला युवा सचिन के नेतृत्व में हमने बहुत सारी आशा
प्राप्त की है और बहुत सारी उपलब्धियां कांग्रेस को मिली है। तो अब ये हो सकता है कि लेकिन यहाँ का विद्रोह की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिएगा एआईसीसी की बैठक, एआईसीसी का अधिवेशन से पहले भी उनको लगा कि कांग्रेस के कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे एआईसीसी में, और जो हुआ तो उनको फिर उसके बाद 21 और 5 लोग 26 लोगों को शामिल करना पड़ा दबाव में आकर के। खुद को सचिन पायलट को बैठना पड़ा, राज्य के प्रभारी चारों जो सचिव थे उनके साथ, और बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता है उनको शामिल करके दिखा दिया। तो ये सारी बातें देखी कि पहले पुखराज पाराशर, रणदीप धनखड़, राजीव अरोड़ा, नामों को वापस से जोड़ना पड़ा। बिल्कुल हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे श्याम जी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर ये तो कहा ही जा सकता है कि एक चुनौती के रूप में राहुल गांधी जो हैं वो आ रहे हैं। और पहले उपाध्यक्ष थे और उसके बाद अब अध्यक्ष पद पर वो अब काबिज हो गए हैं, और अब एक नए पीढ़ी को लेकर वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अनुभवियों का साथ लेने की बात वो कर रहे हैं, और नए रोड मैप पर चलने की बात कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि हिंदू कार्ड भी एक शामिल किया जाए, ताकि हिंदुत्व को किस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी लगातार फायदा लेती आई है, शायद कांग्रेस को भी इससे कुछ फायदा हो, क्योंकि गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट है वो उनके सामने है। खैर चलिए, राहुल फार्मूला जिस तरीके से युवाओं को लेने की बात वो लगातार कर रहे हैं, कितना सार्थक होगा, कितना सफल होगा, क्योंकि पहले संगठन चुनाव में राहुल के फॉर्मूले को विफल करार दिया गया था। जो ये फॉर्मूला वो लेके आए थे युवाओं को साथ में लेकर और आगे बढ़ाने की और तरजीह देने की बात को लेकर, वो कहीं कहीं फेल हो गया था। अब अध्यक्ष बनने के बाद क्या उनका ये फार्मूला वाकई कांग्रेस जनों के लिए वाकई आगे बढ़ने वाला होगा? क्या जो बुजुर्ग नेता हैं, जो प्रभावशाली जो नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जो पहले से काबिज नेता हैं, क्या वो इस फार्मूले को वाकई आत्मसात करेंगे, इस फार्मूले पर चलेंगे? ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आने वाले चुनाव की, उसकी रणनीति की, और बीजेपी और कांग्रेस की आने वाले इन चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है उसको जरा समझने की, हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से इस चुनाव को लेंगे, और जो अधिवेशन हुआ एक नई रणनीति के साथ राहुल गांधी सामने आए हैं, युवाओं को तरजीह देने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके संगठन के अंदर क्या उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया जा सकेगा? इतनी पुरानी पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं, क्या युवाओं को आगे आने देंगे? कई बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं, और सवाल इस बात का भी, क्या युवाओं की वो शक्ति बन पाएंगे, आवाज बन पाएंगे? क्या वो 2019 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन पाएंगे? तो उधर बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और वो राहुल गांधी के रूप में अब दिखने भी लगी है। तो वहीं बात अगर उपचुनाव के रिजल्ट्स की करें तो लगातार बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है, या तो कह दें कि बहुत ज्यादा अति उत्साह में बीजेपी थी शायद इस वजह से, और इस तरीके के कुछ बयान सामने भी आए, चाहे फूलपुर की सीट हो और चाहे गोरखपुर की सीट हो। कार्यकर्ता घर बैठा रहा और काम नहीं कर पाया, इस तरीके की बातें भी बीजेपी के बड़े नेताओं के सुनने को मिली है। तो अब क्या वो घर में बैठा हुआ कार्यकर्ता को वो ऊर्जावान कर पाएंगे, और क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं क्या उनमें ऊर्जा राहुल गांधी की तरफ से भरी जा सकेगी? इन सबको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके का रण जो है वो 2019 में देखने को मिलेगा। और उससे पहले कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव, और उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव जिसमें बीजेपी काबिज है, क्या कुछ उसमें होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिलेगी? क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? इन सबको आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ है, एक बार फिर से आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर दीपक भाकर साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस से, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, आपकी तरफ फिर आना चाहूंगा। बड़ा मसला है राहुल गांधी के फॉर्मूला, जिसमें युवाओं को तरजीह देने की और आंतरिक लोकतंत्र की बात उन्होंने की। बहुत अच्छा यह फॉर्मूला था, और लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया था, लेकिन हुआ क्या? धराशायी हो गया। संगठन के चुनाव में
कहीं पर भी राहुल के फॉर्मूला जो है वो सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आया। फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद अब उस फॉर्मूले को भजाना चाहते हैं और चाहते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए और 40 साल की कम उम्र वाले लोगों को आगे लाया जाए। जो एस्टेब्लिश नेता हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ऐसा करने देंगे? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 1998 का जो राजस्थान का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडरशिप, परशुराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, नाथुराम मिर्जा, रामनिवास मिर्जा, बहुत बड़ी लीडरशिप थी। लेकिन 1998 के चुनाव के बाद, बहुमत आने के बाद, मात्र 44 साल की उम्र में अशोक जी गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना के भेजा। सबने स्वीकार किया। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर सामूहिक परिवारवाद के हिसाब से चलता है। हर कार्यकर्ता, हर नेता मिलकर चुनाव लड़ता है। जो फैसला हाईकमान कर देता है उसको हम स्वीकार करते हैं। आज भी यही है कि राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो, सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा। बहुमत आने के बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला बाद में होगा। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए, राहुल गांधी जी ने जो बातें उठाई है, वो निश्चित रूप से देश देख रहा है। देश आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और जो दीपक जी ने बात कही कि छद्म राजनीति को देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। अब आप छद्म राजनीति देखिए कि गुजरात के अंदर मोदी जी कहते हैं कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा। यूपी के चुनाव में कोई सक्षम मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। जब यूपी की कैबिनेट बनती है उसके अंदर मुस्लिम प्रतिनिधि को शामिल कर लिया जाता है। जब अरब कंट्रीज के दौरे पे जाते हैं तो जो मुस्लिम शासन अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष है, उनके आगे मोदी जी नतमस्तक हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये छद्म राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये देश देख रहा है। दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप चुनाव के समय धर्म की बात करते हैं, आप चुनाव के समय मंदिर की बात करते हैं, आप चुनाव के समय धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन चुनाव निकलने के बाद आप भूल जाते हैं। आप बिहार चुनाव के समय कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी हारी तो पाकिस्तान में फटाके चलेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और वहां जनता को गुमराह करने के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर देते हैं, लेकिन चुनाव निकलने के बाद भूल जाते हैं। ये देश बहुत तेजी से देख रहा है, तेजी से बदलाव चाहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने देश के अंदर 2014 के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। जो 282 का इनका बहुमत था, उससे नीचे आते आते आज 270 और 71 के पास भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये सब देश बदलाव की तरफ है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा, ये युवाओं का देश है। 40% देश का युवा जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। रोजगार का क्या हुआ? 3 करोड़ रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। 5 साल में 15 करोड़ रोजगार होते हैं। ये तो 15 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। देश की सीमाएं सुरक्षित होगी। चाइना को लाख करके जवाब देंगे। पाकिस्तान की औकात बता देंगे। जुमले देश की जनता देख रही है, जवाब मांगती है देश। ये देश जवाब मांग रहा है सरकार से कि आपने जो कहा था भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, 15 लाख रोजगार की बात, कांग्रेस जब FDI ला रही थी, जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे देश बर्बाद हो जाएगा, कांग्रेस जब GST ला रही थी, जब कह रहे थे देश के हित में नहीं है, और आज वही चाहे FDI हो, चाहे आधार हो, चाहे GST हो, वो देश के हित में हो गया। तो ये कचरे अलग बात होती है। ये देश अच्छी तरह अलग बात होती है, जवाब चाहता है देश। राज्य विपक्ष में बैठना अलग बात होती है, जुमले देना अलग बात होती है। यही बात है, यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल। गिरिराज जी, एक सवाल और यहां पर उठ खड़ा होता है, क्या हिंदू कार्ड खेलेगी कांग्रेस? क्योंकि जिस तरीके से कौरव पांडव और इस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं, गुजरात का वाकया हमारे सामने, लगातार मंदिरों में वो गए हैं और हिंदू को जो है वो किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, वोट में किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, इसकी कोशिशों में भी राहुल गांधी एक नए तरीके की राजनीति करते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्या हिंदू कार्ड का भी सहारा लिया जाएगा? कांग्रेस आने वाले चुनाव में लेगी? देखिए दुर्गेश जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलती है, चाहे आजादी का आंदोलन हो और या देश की विकास, देश आजाद होने के बाद देश को विकास करने की बात हो। आपने जो बात कही धर्म की, जो अयोध्या में राम मंदिर था, उसके ताले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए। तो मंदिर शिलान्यास जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाया। हमने कहीं मंदिर की राजनीति नहीं की। उसके बाद फैजाबाद कोर्ट का फैसला हो गया और वो
भारतीय जनता पार्टी ने उस राम मंदिर के नाम पे देश के हजारों नौजवानों को मरवा दिया, देश की हजारों माताएं अपने लाल ढूंढती रह गई, और शासन इन्होंने प्राप्त तो कर लिया और ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का और बाकी सब हराम का। मतलब 100 करोड़ हिंदुओं में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था वो तो राम का हो गया, और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं था वो हराम का हो गया। देश की जनता ने यूपी में भी बहुमत दिया, केंद्र में भी बहुमत दिया, दोनों जगह सरकारें बनी। क्या हुआ राम का? जो करोड़ों रुपए इन्होंने रामलला के ईंट के नाम पे इकट्ठे किए, रथ यात्राएं निकाली, उस पैसे का कहां वो दुरुपयोग हुआ, कहां सदुपयोग हुआ? आज भी भगवान जो है राम इंतजार कर रहे हैं। तो ये राम की राजनीति, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस ने नहीं की। और गुजरात चुनाव में भी बिल्कुल सही कहा कि जब राहुल गांधी जी मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार यही है देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही हिंदू है। गिरिराज जी, बीजेपी का आज भी कोर एजेंडा है राम मंदिर, उनके मैनिफेस्टो में आज भी लिखा हुआ है राम मंदिर बनाना। ठीक है, मैनिफेस्टो में, अब मैनिफेस्टो की तरह से चल नहीं रहे, वो बात अलग है, और विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे। विकास पर आप क्यों नहीं आते, विकास की बात क्यों नहीं करते? खैर गिरिराज जी, आपकी जितने भी आरोप हैं उसका एक बार जवाब लेते हैं दीपक भाकर साहब से। भाकर साहब, आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर राम मंदिर को लेकर भी, और जिस तरीके से आप लगातार बड़े विकास की बातें और दावे कर रहे हैं, वो कुछ होता नजर नहीं आ रहा, ग्राउंड पर वो सारी चीजें नहीं हैं। लगातार चुनावों में जिस तरीके की स्थितियां बनी है, जीत जरूर आपने दर्ज की, लेकिन किसान छला हुआ नजर आ रहा है, युवा छला हुआ नजर आ रहा है, महिला सुरक्षा की बात लगातार की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर होता कुछ नजर नहीं आ रहा। और यही कोर एजेंडे जो है वो कांग्रेस लेकर चलने वाली है, और सारे धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली है, और लगातार आप लोगों के ऊपर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जाता है। तो अब एक नया हिंदू कार्ड जो है वो राहुल गांधी जो हैं उसको लेकर अब आने वाले चुनाव में वो लड़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं। तो क्या लगता है आपके हाथ से जो आपका कोर मुद्दा है हिंदुत्व का, क्या वो भी अब छिन जाएगा? देखिए, मेरे मित्रों को मैं बता दूं दुर्गेश जी कि हम सबका साथ सबका विकास की मूल भावनाओं के साथ काम करना चाहते हैं। इस देश को विकास की राजनीति की बात करना चाहते हैं, इस देश को आगे लेना चाहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ ले जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से एक विश्व गुरु बनने की तरफ ये देश जो अग्रसर हुआ है उसको हम वहां तक ले जाए, और हम उसमें बहुत हद तक सफल रह गए। राहुल जी बने हैं, उनका स्वागत है, और राहुल जी के आने से हमारे लिए तो 2019 का रण और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं उस व्यक्ति के अंदर आज भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। उनको जो लिख के दे दिया जाता है वो बोल देते हैं, ट्वीट उनको ऑफिस कर देता है तो उसको बड़ा सक्सेसफुल बता दिया जाता है। हकीकत क्या है कि उनकी क्या स्तर है ये मेरे ख्याल से भाकर साहब इन्हीं जो लिख के दे देता है, गांधी परिवार का ऐसा चश्मा पहना हुआ इन्होंने, भाकर साहब जो लिख के दिया जाता है, जो उन्होंने भाषण बोले, जिस भाषण गुजरात में बोले, आप लोगों को पसीना आ गया, प्रधानमंत्री को सारे काम छोड़कर गुजरात में रैली करनी पड़ी है, नागपुर में तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़ी हुई है। राहुल गांधी जी गुजरात के लिए दिखा चुके हैं अपना करिश्मा, 150 का सत्ता लेने वाली आंकड़े पे नहीं पहुंच पाई, अंदर सिमटते डाले, सिकुचते डाले, और एक खत्म होती हुई पार्टी है। इस बात को मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छे समझेंगे कि आज ये इस बात में खुश हो जाते हैं कि बीजेपी हार गई। ये यही नहीं देखते कि हाल ही में उपचुनाव के अंदर इनके पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है, उनका 28,000। राजस्थान के चुनाव में क्या हाल हुआ दीपक जी, जरा उसका भी बखान कर गए आप। राजस्थान के अंदर आपके नेतृत्व में क्या किया, मुख्यमंत्री की हर विधानसभा में जाके रात को सोई, जुमले दिए, जनता से वायदे किए, इनको जनता ने परिणाम दिया राजस्थान के अंदर। देखिए गिरिराज जी, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुनता था। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान अगर आप लोगों के अंदर बचा है तो आप धैर्य से सुने। आपके साथ लोगों से तकलीफ है कि आप सच्चाई सुन ही नहीं सकते, और जहां भी गांधी परिवार की बात होती है आप बड़े बेचैन हो जाते हैं। जनता सुन रही है। मैं आपकी और कांग्रेस की पीड़ा समझ सकता हूं कि धीमे धीमे शने शने यह देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। हाल ही के चुनाव में हम मानते हैं हारे, उसका कारण बता दिया गया ओवर कॉन्फिडेंस। हम मानते हैं आने वाले समय में हम उसमें उसको ठीक कर देंगे। तो आप कांग्रेस की स्थिति तो देखिए बद से बदतर होती जा रही है।
आने वाले समय में कांग्रेस आप देखिए कहीं नहीं दिखेगी। पूरे भारत का नक्शा निकालोगे तो आने वाले समय में ले जाके पंजाब बचेगी, जहां के खुद के मुख्यमंत्री यह सोचते हैं कि मैं कांग्रेस में आने वाले समय में उनका भविष्य है या नहीं है। कर्नाटक इनके हाथ से लगभग जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट जो लगभग अजय मानते थे वो वहां पे लगभग चले गए। आप देखिए इनकी उपचुनाव में, यूपी के चुनाव में 84 में नहीं भूलना चाहिए, एक समय दो सीटें थी किसी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की, आज सत्ता में आए हैं तो स्थितियां कांग्रेस की भी ये हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपने खुद ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव हारे। उस तक ये ओवर कॉन्फिडेंस छोड़िए, भाकर साहब तथ्यों पर आइए, भाकर साहब तथ्यों पर आइए। अगर आप फूलपुर की बात कर रहे हैं, आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, भाकर साहब एक मिनट भाकर साहब, अगर आप फूलपुर, बिल्कुल मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, फूलपुर और अगर गोरखपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस पहले से ही बहुत नीचे थी। अगर वहां पर थी आपकी लड़ाई सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा से थी, कुछ नहीं आप ये वहां उन दोनों का जब मेल हुआ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हारना पड़ा है। और थंपिंग कहना चाहिए जितना भी वोट कास्ट हुआ उसमें बहुत ज्यादा बड़े अंतर के साथ आपको हार का सामना करना पड़ा। आप राजस्थान की बात कर लें, आप एमपी की दो चुनाव हुए, 2 सीटों में चुनाव हुए, वहां आपको हार का मुंह से देखना पड़ा है। दुर्गेश जी, बात चल रही है कांग्रेस अधिवेशन और आने वाले समय में कांग्रेस के अस्तित्व की, तो मैं वही इंगित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। आप देखिए, अगर हाल ही के चुनाव के अंदर उनकी जमानत जब्त होती है, यह किस बात का संकेत है, किस तरफ इंगित करता है कि ये पार्टी शने समाप्त हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात, राजस्थान की क्या कहेंगे साहब? राजस्थान में 17 के 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 2 लोकसभा की 16 और 1 मांडलगढ़ की, सारे जगहों पर। देखिए वो हमारा वेकअप कॉल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। जहां कमी पेशी रही थी उसको ठीक कर लिया गया है। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, आप उसके अंदर देखिए, कांग्रेस तो चुनाव जीत करके खुश हो जाती है, पर आप देखिए जो भी मुख्य चुनाव होते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, और पर मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, कर्नाटक का चुनाव और आने वाले नवंबर दिसंबर के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बार फिर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे और एक बार फिर जनता का विश्वास प्राप्त करके आपको बताएंगे कि इस जनता ने, इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने भाजपा की नीतियों रीतियों को सराहाया, एक बार पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। क्योंकि अगर उनका सही मामले में कोई भला चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 70 सालों से इस देश की जनता को राज्य फिर तो आप बोल रहे हैं गरीबी हटाओ की बात की जा रही है। आज बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में हम कहां पे? क्या 70 साल से गरीबी हटाओ ही नारा चलता रहा इनका? तो आज भुगतानी के स्तर पे हम कहां पे थे? आज कौन से 4 साल हमने देश को, गिरिराज जी, आप किन नारों को, पुराने नारों को लेकर बैठे, आप नए नारों में आए हैं देश को? नहीं तो मुझे मुसलमान है, ये कहना है भाकर साहब का। गड्ढों को भी श्याम जी कुछ कहना चाहते हैं? श्याम जी एक मिनट, श्याम जी की समय कम है मेरे पास, श्याम जी के पास एक बार आना चाहूंगा। गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार श्याम जी के पास। श्याम जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए दुर्गेश जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने महाधिवेशन में जो बातें कही, उनका भी टारगेट अब 40 साल का युवा है जी, क्योंकि उनको पता है कि 40 साल 35 से 40 की उम्र के, जो 21 से 40 की उम्र के लोग 60% है। अब 60% को अगली बार मोदी ने अपने कब्जे में किया था, अब राहुल अपना करिश्मा अगर अभी, बिल्कुल श्याम जी एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, एक सवाल खड़ा हो रहा है, वो आपसे जरा जान लूं। क्या जिस तरीके से मोदी जी ने 2014 के अंदर जिस तरीके से टारगेट किया था युवाओं को सोशल मीडिया के तहत, और वो अब क्या राहुल गांधी भी उसी को टारगेट करें तो ये बौखलाहट है बीजेपी की शायद कि अब उनका जो मुद्दा और उनकी जो कोर तरीके से उन्होंने चला था इस चुनाव को जीतने के लिए, युवाओं को फोकस किया था, राहुल गांधी के फोकस करने की वजह से कहीं एक जो है उनके अंदर चिंता का ये विषय जो है वो अब और बढ़ा हो गया है? क्या इस कारण से थोड़ी सी बौखलाहट बीजेपी में नजर आ रही है? दुर्गेश जी, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि आज हम युवाओं का देश कहलाते हैं। अब युवाओं को अगली बार मोदी जी ने अपने कब्जे में किया तो उसका प्रभाव देखने को मिला, पूरे देश में बदलाव हो गया। अब राहुल गांधी ने भी देखिए कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और बहुत सारी चीजें जो कही उन्होंने, अब उन्होंने आरएसएस पे सीधे तौर पे उन्होंने पासा फेंका कि आरएसएस मुस्लिम को कहती है कि पाकिस्तान जाओ, आदिवासी को कहती है कि आपका जंगल नहीं, तमिल को कहती है कि आपकी भाषा समझ में नहीं आती है,
और जो जिस प्रकार मुस्लिम की सारी बातों को जो कहकर के जो कंकित कर दिया कि आरएसएस का सहयोग लेकर के जिस प्रकार का वातावरण भाजपा बनाना चाहती है वो कांग्रेस नहीं देती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से गुजरात में मोदी जी को जो कुछ करके दिखाया उससे घबराहट तो हुई। अब वो कह रहे हैं कि जब गुजरात से तो निकल गए मोदी जी, अब त्रिपुरा की बात करिए का, देखिए त्रिपुरा तो बहुत छोटा सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को आप जीत करके बहुत बड़ी बात कर लो। सबसे बड़ा उत्तर भारत में आपका हम जी एक जैसे देखिए श्याम जी वाली बात तो हम चुनाव होता है, हम वही हम कहना चाहते हैं किसी भी चुनाव को बहुत इजी वे में नहीं लेना चाहिए। चुनाव जो है वो बिल्कुल एक रण की तरह से होता है, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे देश का चुनाव हो। अब कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से अटक तक आज भाजपा आ चुकी है। अब दुर्गेश जी जरा आप ये भी देखिएगा कि जो कि उत्तर भारत में भाजपा का वर्चस्व है, जहां आप भारी बहुमत के साथ जीते हो, वहां अपना काम है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं बार बार, उत्तर प्रदेश में योगी जी का उम्मीदवार ही नहीं तय कर पाए थे। उम्मीदवार योगी जी अपने मठ का व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते थे, वहां दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा दिया तो उनके मठ के लोग गए ही नहीं, 3% लोगों ने मत दिया। तो इनकी तालमेल नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना कि अब उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह कहा कि कौरव और पांडव की लड़ाई जो वाली बात कही है, लेकिन श्याम जी जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, वहां से जीता तो कौन जीता वहां पर सपा और बसपा ने जिस तरीके से जीत लिया तो घर तो उन्होंने जीत लिया, वहां तो स्थिति अलग हो गई। तो जी, लेकिन ये चिंता का विषय सत्ताधारी पार्टी के लिए हुआ ना। बिल्कुल योगी जी ने खुद ने कहा कि अति उत्साह हो गया। जी बिल्कुल, हम स्वीकार करते हैं। ये स्थिति राजस्थान में भी हुई। राजस्थान में 2 लोकसभा विधानसभा की सीट को जिस प्रकार से हारा, तो अभी कह रहे हैं कि भाकर साहब तो क्योंकि अजमेर से आते हैं, इनका दर्द अभी तक ये बता सकते हैं किस प्रकार से रहा। तो वहां देखिएगा कि बिहार में वहां पर लालू प्रसाद के जो कैंडिडेट मर गए थे, उसके पिता के पुत्र ने सिंपैथी जीत करके चुनाव जीता लोकसभा का। लेकिन यहाँ राजस्थान में अजमेर नहीं जीत पाए, सावरलाल के बेटे को सिंपैथी का वोट नहीं दिला पाई भाजपा। तो ये सारी चीजों को जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो निश्चित से आपके कर्नाटक कांग्रेस को बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां सत्ता इनकी है और सत्ता कामयाब रह पाएगी नहीं रह पाएगी, एक बड़ी चुनौती आएगी। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्य ऐसे हैं जहां की भाजपा की राजस्थान में पहली बार है, मध्य प्रदेश में तीसरी बार है, वहां भी तीसरी बार है। ऐसी स्थिति में वहां कामयाब रह पाएंगे नहीं पाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आएगी तीनों राज्यों के बीच में। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वहां पर सत्ता का परिवर्तन करेंगे क्या शुरुआत में, क्या मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव कराएंगे, वापस नहीं कराएंगे, संगठन में किस प्रकार का बदलाव होगा। तो बहुत सारी आगे आने वाला जो चुनाव है, चारों चुनाव बहुत सारे संकेत देगा 2019 में किस प्रकार का परिवर्तन होगा देश में। ये अगर चारों राज्य कांग्रेस किसी प्रकार से कामयाब हो जाती है पक्ष में करने में, तो इसका चुनाव चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिर जिसके लिए हम ये डिबेट कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए एक चुनौती होंगे? बिल्कुल चुनौती, क्योंकि अब जो अगर गुजरात चुनाव में जो चुनौती बन के दिखा दिया उन्होंने, 99 के चक्कर में पटक दिया, जो कि राज्य का दोनों, देखिए अमित शाह गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। अगर वहां जो कामयाब करके दिखा दिया, अगर ये चारों राज्यों में भी अगर कामयाबी कांग्रेस को मिल गई, तो निश्चित रूप से 2019 का जो चुनाव होगा, वो जो प्रभाव 2014 में मोदी जी का था, वो प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा देश में। ये बात हकीकत कही जा सकती है। आप चले विकास आप ही की तरफ आ रहा हूँ, 15 साल की में भी होगा ना। ये सारी बातें जो आप कह रहे हो दुर्गेश जी, बहुत बड़ी चीज होगी कि चारों राज्यों का चुनाव। राज्य आपके पास भी आ रहा हूँ, पहले एक बार भाकर साहब के पास जाना चाहूंगा। भाकर साहब, बड़ा सवाल है, श्याम जी ने तो कह दिया वाकई चुनौती होंगे और ये चुनौती अब नजर भी आने लगी। आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी राहुल गांधी को 2019 के लिए एक चुनौती मान रही है या नहीं?
नहीं, ये तो मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो कहेंगे कि हमारा हम ही अहंकार में डूबे हुए हैं, ये तो मानते नहीं है। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं ना, ही नहीं। आप देखिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, अगर वो जो बोलते हैं और जो लिखा हुआ पढ़ते हैं, दोनों में रात दिन का फर्क आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने उनकी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तो उसमें भी देखा होगा, जो राष्ट्रीय स्तर के एक नेता के अंदर दिखनी चाहिए। तीसरा, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि वो गांधी नाम से ही आगे चलना चाहती है, जबकि इनके और कोई अच्छे व्यक्ति हो सकते थे जो पार्टी को लीड करने की स्थिति में, पर उनका अंतिम मामला हमारा बोलना उचित रहता है। ये छोटा सा सवाल, क्या चुनौती बनेगी? आप पढ़े की बात करते हैं, मायावती तो सारे भाषण अपने पढ़े हुए पढ़ती हैं, लेकिन यूपी में राज किया है ना, उन्होंने 2 बार राज किया है ना, मुख्यमंत्री बनी है वहां की, यूपी की। देखिए प्रदेश स्तर के ऊपर पे, और एक जहां भी आप देखिए रीजनल पार्टी से उनकी बात को अलग रखें, ये सबसे बड़ी पार्टी है और दम भरती है कि हमने देश के लिए इतना सब कुछ किया, तो उनकी बात करना चाहता हूं। जहां तक आप बात कर रहे हैं इनकी कांग्रेस की, देखिए राहुल जी का स्वागत है, उनका अभिनंदन है, और वो हमारे लिए चुनौती बने, इसकी हमें तो कहीं दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। और राहुल जी के आते ही हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाता है युवाओं की। आप देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में है, परिणाम जनता दे रही है, से लेकर अभी भी अहंकार को छोड़ नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया से लेकर के दिग्विजय, अभी भी अहंकार को छोड़ नहीं है, से लेकर के राहुल गांधी के एक भाषण से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। राज्यों में समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है। आपकी बात समझ ली, आपकी समझ ली, 12 मंत्री समझ ली आपकी बात। राहुल जी के भाषण को कटाक्ष करने के लिए उतर गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी। घबराहट क्यों है, डर क्यों है? अगर चुनौती नहीं मानते हो तो फिर है क्यों? आप साइलेंट रहोगे? अगर आपको डर नहीं है, चुनौती नहीं है, तो गिरिराज जी आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, सवाल छोटा सा। गिरिराज जी सपना देख रहे थे, समय कम है, समय कम है। गिरिराज जी चक्कर में उलझ गया ये राहुल गांधी का। गिरिराज जी आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, आपकी की तरफ आना चाह रहा हूं। घूमने चले जाएंगे, बहुत दिन हो गए उनको आए हुए। चलिए एक क्योंकि समय बहुत कम है। पॉलिटिशियन शर्मा जी, श्याम शर्मा जी ने साफ कहा कि एक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं, और वहीं भाकर साहब जो है वो मानते हैं कि बीजेपी को नहीं लगता है कि राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक भी कोई एक चुनौती हो सकते हैं। गिरिराज जी आपसे जानना चाहूंगा, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। गिरिराज जी केवल इतना सा, क्या चुनौती है या नहीं? संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने शर्मा दिया, तोड़ मरोड़ दिया। मुझे लगता है 80 बार तो कम से कम विदेश की यात्रा गए होंगे, इटली वगैरह, पता नहीं कब करा। मोदी हम मुद्दे से भटकने लगे। गिरिराज जी मेरे पास केवल 20 सेकंड बचे हैं। क्या करते हैं किसी को? गिरिराज जी 20 सेकंड बचे। गिरिराज जी केवल 20 सेकंड बचे मेरे पास। सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या राहुल गांधी चुनौती है 2019 के लिए, मोदी के लिए? 10 सेकंड है सर। गिरिराज जी आप पूछ रहे हैं जी, निश्चित रूप से 2019 का महासंग्राम होगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, देश की जनता फैसला करेगी। जो जुमले 14 में दिए थे, उन जुमलों का जनता चुनौती बनेगी क्या सर? केवल इतना सा सवाल का जवाब, क्या चुनौती बनेंगे राहुल गांधी? निश्चित रूप से चुनौती राहुल गांधी। चलिए, तो राहुल गांधी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है, लेकिन बीजेपी कहीं भी इसको मानने को तैयार नहीं। बीजेपी को लगता है कि दूर दूर तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए राहुल जो है वो चुनौती नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इन सारी चीजों को देखा जाए, गुजरात के चुनाव को देखा जाए, और हुए देश भर के अंदर जो अभी हाल ही में उपचुनाव है उसके अंदर देखा जाए, तो कांग्रेस जिस तरीके से वापस से रिवाइव कर रही है, वो एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए जरूर है। अंदर खाने से भी ये बातें सामने आती रही है, और बीजेपी को भी अति उत्साह छोड़ना होगा, ग्राउंड पर काम करना होगा, और कांग्रेस को अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको सजग करना होगा, बढ़ाना होगा, और सोए हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर वापस से सत्ता में आना है तो बीजेपी को भी सोए हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको उठाने की जरूरत है। तब जाके 2019 के रण में बराबर चुनौती दी जा सकेगी, और तभी यह रण लड़ा जा सकेगा। तो हम उसी रण का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ रहेंगे समीकरण और बदलेंगे, वक्त अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले अग्नि परीक्षा 4 राज्यों के होने वाला विधानसभा में होगी। तो फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर दीपक भाकर साहब जुड़े, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस से जुड़े, और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में
भाग लेने के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।